हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं रोहित रावत सिलेक्शन कैंपस पर स्वागत करता हूं। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो आप आज की हमारी क्लास होने वाली है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो कि साइंस का है उसकी होने वाली है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। आप सभी को पता होगा कि आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होते हैं, अगर उनकी आप तैयारी कर रहे हो तो साइंस का एक अपना ही वेटेज होता है। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रख लेना, आप किसी भी अगर एग्जाम्स को देने के लिए जा रहे हैं तो आज के टाइम में अगर आपका जीएस अच्छा है तभी आप एक कट ऑफ तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक जा सकते हो। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो साइंस अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। अब एक चीज याद रख लीजिए बच्चे, हमेशा कभी भी आपको ना रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर आप कभी भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो और वहां पे आपको सिस्टम लगा आ गया तो समझ लेना बच्चे वो हमेशा बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे बॉडी की बात कर रहा है, इसका मतलब शरीर। और जो इससे आगे जो भी शब्द लिखा होगा वो आपका किसको दर्शाएगा, किसी भी ऑर्गन्स जो कि उस बॉडी से रिलेटेड होगा, हमारी बॉडी से। अगर मैं यहाँ पे सर्कुलेटरी बात कर रहा हूँ, परिसंचरण की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में जिन भी सब्सटेंस का होता है, जिसके भी माध्यम से होता है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको मैं आगे बताऊंगा इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अब सबसे पहले ये जानिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है परिसंचरण तंत्र। बच्चे परिसंचरण तंत्र को दूसरा जो नाम है इज कॉल्ड एज का मतलब होता है कहा जाता है। इसको हम बस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, इसका मतलब संवहनी या नाड़ी तंत्र भी बोलते हैं, या इसको कार्डियोवस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि बताइए सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है। तो या तो बस्कुलर सिस्टम आपको देगा लिखा हुआ, या आपको क्या देगा बच्चे, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम। अब ये बस्कुलर सिस्टम और कार्डियोवस्कुलर सिस्टम क्यों कहते हैं, जब मैं आगे अब डिस्कस करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। सुनिए ध्यान से। अगर बच्चे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन किसका हो रहा है, जो भी सब्सटेंस, जो भी न्यूट्रिएंट्स आप लोग इनटेक कर रहे हो उसका हमारे बॉडी में सर्कुलेशन किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से। तो जो हमारा रक्त है, तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो आज हम टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा रक्त। इसको रक्त भी बोल देते हैं हिंदी में, ब्लड को, या रुधिर बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रक्त होता है इसका काम क्या होता है, तो याद रख लेना बच्चे, जो ब्लड होता है ये किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कहते हैं पदार्थों के परिवहन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज। ठीक है, पदार्थों के परिवहन में। अब आगे जो ब्लड है हमारे बॉडी में, ऐसा नहीं है कि ब्लड ऐसे ही फ्लो हो रहा है। जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें यह भी बताऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर मैं अपने बॉडी की बात करूं, एक मनुष्य के शरीर की बात करता हूं, तो उसमें होता है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, इसका मतलब बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है ब्लड वेसल्स। क्यों? क्योंकि जो ब्लड होता है बच्चे, ब्लड का जो फ्लो होता है वो किसके माध्यम से होता है, ब्लड वेसल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिकाएं। अब सबसे पहले ये समझिए रक्त वाहिकाएं क्या होती है, कितनी होती है। तो याद रखिए रक्त वाहिकाएं तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली धमनी होती है, ठीक है। दूसरी जो होती है सिरा होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा ये तो। और तीसरी जो होती है बेटा कैपिलरी, जिसको हिंदी में कहते हैं केसी तत्व, केसी का। याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है, ब्लड वेसल्स, तो हमेशा आंसर आपका आएगा लार्ज जो है वो होती है आर्टरी, लार्जेस्ट। अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट, छोटी रक्त वाहिका कौन सी है, तो बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट होती है कैपिलरी। अब इनको समझिए होती क्या है। आप कभी भी ना अपने बॉडी में यहां देखिए, अगर आपको जो नीली दिख रही है वो हमेशा होती है बेन सिरा, और जो थोड़ी सी आपको बिर्द दिखेगी चौड़ी वाली वो हमेशा होती है बच्चे क्या, आर्टरी। अगर कैपिलरी की मैं बात करूं तो कैपिलरी जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उसमें पाई जाती है कैपिलरी। अब क्या होती है ये समझिए ध्यान से। आपको ये दिख रहा होगा, ये डायग्राम थोड़ा सा मुझसे उल्टा हो गया है, तो याद रखिए ये नॉर्मली रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ये होती है मेनली बच्चे आर्टरी। जब ये आर्टरी टूटती है
तो ये फॉर्मेशन जो बना बच्चे, यहाँ पे मैंने इसको हाफ कर दिया, जो आपको डायग्राम दिख रहा है। इसमें जो आधी वाली है ये होती है वेन्स, जो आपको ब्लू दिख रही है, ठीक है। हाफ मैंने कर दिया तो याद रख लेना, जब आर्टरी ब्रेक होती है, जब आर्टरी टूटती है बच्चे, तो आपकी बनाती है कैपिलरी। और जब यहाँ पे कैपिलरी, इसका मतलब ऑर्गन्स में जब शुद्ध रक्त चला जाता है ऑक्सीजनेटेड वाला, और जब वो किसी भी भोजन को तोड़ता है तो वहां से जब ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस को जलाती है तो वहां से कार्बन बनता है, और जो ब्लड होता है हमारा कैसा हो जाता है, CO2 वाला। तो याद रख लेना, जो आर्टरी टूटती है उनमें जो ब्लड आता है आर्टरी में, कौन सा, ऑक्सीजन वाला। और जो जब यहाँ पे भोजन को जलाएगी और यहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस होगा, तो आधी जो कैपिलरी होती है उसमें कौन सा ब्लड बन जाएगा, CO2 वाला। और जब बच्चे जो कैपिलरी है अगर ये ज्वाइन होती है बच्चे आगे चल के, तो ये बनाती है आपकी वेन्स। याद रख लेना हमेशा, जब भी आर्टरी टूटती है तो उसको कहते हैं आर्ट्रियोल्स, धमनी का है। और जब भी वेन्स जुड़ती है, जुड़ने से पहले वाली जो होती है उसको कहते हैं वेनुलस। याद रख लेना, जब तक एक आर्टरी, एक सिंगल अगर ब्लड वेसल्स है तो उसको आर्टरी बोलेंगे, जब वो डिवाइड हो जाती है तो उसको कैपिलरी बोलेंगे, लेकिन वहां पे उसको आर्टियोल्स बोलेंगे। और जब बहुत सारी जो कैपिलरी फॉर्मेशन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, तो उसको वेनुलस बोलते हैं। और जब वो जुड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वेन। तो याद रख लेना हमेशा, जो रक्त है, रक्त का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज हमारे बॉडी में, मनुष्य के शरीर में। और जो ब्लड है वो फ्लो बेटा, जो प्रवाह करता है वो किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स जो होती है ये आपकी बच्चे जो जॉइन रहती है जुड़ी हुई, वो किससे रहती है, हार्ट से, जिसको कहते हैं हृदय या दिल। नॉर्मली आपको एग्जाम में हृदय ही आएगा, ठीक है। अब जो हार्ट की हम बात करते हैं तो बच्चे आप सभी को पता होगा हृदय का एक ही काम होता है। हृदय का बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल टूट गया, ये सब ड्रामे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हृदय का केवल हमारे शरीर में एक ही कार्य है, वो भी क्या, जो रक्त हमारा फ्लो हो रहा है उसको पंप कराना। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी में जो ब्लड का पंपिंग कराता है वह कौन सा ऑर्गन है, तो वो आपका कौन सा होता है, हृदय होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इसको वस्कुलर सिस्टम इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर हृदय और ब्लड आपको पढ़ना है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की वजह से इसको वस्कुलर बोला गया क्योंकि रक्त का परिवहन रक्त वाहिकाओं में होता है। और इसको कार्डियोवस्कुलर इसलिए बोला गया, कार्डियो का मतलब होता है हृदय और वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। तो इसमें हृदय ब्लड वेसल्स दोनों की दोनों आपकी कवर होती है इस टॉपिक में, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम कार्डियोवस्कुलर सिस्टम भी है। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं अपने टॉपिक की, वो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चे सभी ध्यान से सुनना, ब्लड, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, रक्त, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं रक्त या रुधिर की बच्चे, अगर मैं बात करता हूं रक्त या रुधिर की, तो सबसे पहले एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो रक्त होता है, अगर मैं रक्त की स्टडी ऑफ, इसका मतलब रक्त के अध्ययन की अगर मैं बात करता हूं, तो बच्चे रक्त के अध्ययन को कहते हैं हिमेटोलॉजी या हिमेटोलॉजी, ठीक है, हिमेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी। अब सुनिए क्यों बोला गया, देखो यहां पे हीमो आ रहा है, हीमो, इसका मतलब कहीं पे भी अगर बच्चे आपको हीमो शब्द दिखाई दे तो हीमो का मतलब एक अयस्क होता है जिसका नाम होता है हेमेटाइट। और हेमेटाइट जो है एक ये अयस्क जो है, और ये बच्चे किसका होता है, हेमेटाइट अयस्क होता है आयरन का। तो अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि हमारे बॉडी में अगर आयरन की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब ब्लड की मात्रा क्या हो रही है बच्चे, वहां पे कम हो रही है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, एक प्रकार का आयरन ही होता है। तो हमेशा याद रखिए आपको कैसे समझना है, कभी भी अगर किसी भी शब्द में स्टडी ऑफ आपकी आ रहा है लग करके, तो वहां पे हर जो भी आपका आंसर बनेगा उसमें लॉजी मिलेगा आपको। अगर या किसी में भी आपको पूछ लिया जाए, किसी भी ऑर्गन्स में लॉजी लगा के कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, तो उसका मतलब जो आंसर आएगा सबसे पहले उसमें स्टडी ऑफ। लेकिन जो इस लॉजी से पहले वाली मीनिंग आएगी बच्चे, जैसे इसमें हीमो आया है या है ना, तो ये आपका कहां से आया, ब्लड, और ब्लड को नॉर्मली क्या बोलते हैं, हीमो। तो इसी वजह से हमने रक्त के अध्ययन को क्या बोल दिया, हेमेटोलॉजी। अगर मैं बात करता हूं रक्त के रंग की, तो रक्त का रंग होता है लाल, और रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, आयरन एलिमेंट के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण।
है ना। और हीमोग्लोबिन किस पे जुड़ी होती है, आरबीसी पे। तो ये सभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो याद रख लेना, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ घुमा के पूछ लिया जाए कि बताइए रक्त का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, रक्त का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। प्राकृतिक रंग का मतलब होता है जब वो बनता है शुरुआत। तो याद रख लेना प्यारे बच्चों सभी कि रक्त का नेचुरल कलर येलो होता है, पीला होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, लाल कर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रक्त का रंग कैसा होता है तो लाल होता है, और अगर आपसे पूछा जाए रक्त का प्राकृतिक रंग कैसा होता है तो पीला होता है। नेचुरल कलर ऑफ ब्लड इज येलो। आगे मैं चलता हूं। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब होता है बनना। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है बनना और एक होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। अब बनती कहाँ है, जो भी आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है वो आपका क्या होता है, एक फॉर्म हो रहा है किसी से भी। लेकिन आपने उस रॉ मटेरियल से जो भी आप सब्सटेंस बना रहे हो वो आपका कहलाता है एक प्रोडक्शन। अगर कहीं पे भी बच्चे आपको पॉइसिस शब्द दिखाई दे जाए, ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको पॉइसिस शब्द दिखाई दे जाए तो समझ लेना वहां पे वो उसके बनने की बात कर रहा है, अगर आप बायोलॉजी मेनली पढ़ रहे हो तो मैंने पहले बता दिया अगर कहीं पे भी हिमेटोलॉजी आ रहा है, हिमेटो आ रहा है, तो यहाँ ब्लड की बात कर रहा है। पॉइसिस आ रहा है तो किसकी बात कर रहा है, फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो इसी वजह से रक्त के बनने को कहते हैं हिमेटोपॉइसिस, हिमेटोपॉइसिस। ठीक है, याद रख लेना आप, ये देखना आगे भी यूज होगा। अभी कहीं पे भी अगर हिमेटो आ रहा है इसका मतलब ब्लड की बात हो रही है, और उसके बाद में अगर पॉइसिस आ रहा है लास्ट में, ठीक है, तो वहां पे किसकी बात हो रही है, फॉर्मेशन की। अगर हम पहले वाले शब्द की पार्ट की बात करें, हिस्से की, तो हमेशा ये प्रेफिक्स होता है और ये क्या होता है, सफिक्स होता है। एज ए सफिक्स अगर पॉइसिस आ रहा है तो वहां पे फॉर्मेशन की बात हो रही है, और अगर एज आ प्रेफिक्स हिमेटो आ रहा है तो वहां पे ब्लड की बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, जो रक्त होता है हमारे बॉडी में खुद बनता है ना, और जब कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो बाहर से भी ट्रांसफ्यूजन कर लिया जाता है रक्त का। आपको पता होगा डोनर जो होते हैं, जो आपने ब्लड बैंक देखी होगी, ब्लड बैंकों से जो ब्लड लिया जाता है वो डोनेट ब्लड जो करते हैं लोग, उनका रिफाइन करके प्योरीफाई करके रख लिया जाता है। जब जरूरत होती है तो उसको किसी भी जो एक्सेप्टर्स होता है या कोई भी पेशेंट होता है उसको दे दिया जाता है। अगर मैं बात करता हूं रक्त की, तो रक्त बच्चे याद रख लेना हमेशा हमारे बॉडी में ही बनता है। और रक्त का जो बॉडी में जो बनता है उसके अगर मैं कंपोजिशन संगठन की बात करूं किस किस से मिलके बनता है, तो याद रख लेना हमेशा सबसे पहले रक्त एक प्रकार का पानी होता है, वाटर होता है। जो आपने सुना भी होगा अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो जो उसके बॉडी में जो रक्त होता है वो कुछ समय के पश्चात एज ए वाटर में कन्वर्टेड हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रक्त में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है, तो बच्चे याद रख लेना हमेशा 83%। ठीक है, अब देखो एक तो पानी हो गया शुरुआत में, उसके बाद इसमें आरबीसी मिली। अगर मैं आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करता हूं, अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आरबीसी, अगर मैं आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करता हूं, बच्चे सभी ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, पूरे नाम की मैं बात करता हूं तो आरबीसी का फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कनिकाएं, लाल रक्त कनिकाएं कॉर्पस्कल। अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है तो बच्चे आप कहोगे रेड ब्लड सेल्स। लेकिन अगर शुरुआत में आपने सेल्स बोल दिया तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कैसे, समझिए। अगर मैं आरबीसी की बात कर रहा हूं बच्चे यहां पे, तो आपको पता होगा इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिखाई देगा ओवल टाइप का, ठीक है, गोल राउंडेड। अब आपको यहां देखना है कि अगर बच्चे इसमें आपको इस प्रकार का कोई भी पॉइंट मिल रहा है बीच में, तो बच्चे ये शो करती है सेल को। तो आपको आप उस किसी भी ब्लड सेल्स को बोलोगे हमेशा सेल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए, लेकिन आरबीसी क्या होता है, ये पॉइंट जो होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। लेकिन कभी भी याद रख लेना जो आरबीसी होती है उसमें मेनली जो न्यूक्लियस होता है बच्चे वो क्या रहता है, एब्सेंट। और अगर किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, सिंपल इस प्रकार की कोई भी सेल होगी, तो उसको हमेशा बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। क्योंकि आरबीसी में केवल न्यूक्लियस दो में पाया जाता है, एक तो बच्चे कैमल होता है ऊंट, और एक होता है लामा।
ठीक है, जो कि थोड़ा सा भेड़ की तरफ दिखता है और बाल थोड़े से बड़े बड़े रहते हैं। तो याद रखिए सबसे पहले वाटर हुआ, आरबीसी हुई, आरबीसी ने क्या दिया, इसको कलर दिया, और आरबीसी ने अपने ऊपर किसको जोड़ा, ऑक्सीजन को भी। ठीक है, वो सारे कंसेप्ट आपको आगे आने वाले हैं। उसके साथ साथ इसमें क्या मिला बच्चे, पोषण, न्यूट्रिएंट, जो भी आपने खाया या ऑलरेडी जो बॉडी में मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें गैसेज मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी गैस ऐसी होती है जो ब्लड में के साथ होती है, तो ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और CO2। अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो ये टोटल आपका जो परसेंटेज में बात करूं तो कितने परसेंट, 70%। तो अगर आपके पूछा जाए कि बताओ रक्त में वाटर और अदर सब्सटेंस का रेशो क्या है, तो आपका आंसर आएगा 83:17। इसको वो घुमा के भी दे सकता है, अदर सब्सटेंस रेशो वाटर, तो आपका आएगा 17:83। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं बॉडी में, तो आप कभी भी अगर इनहेल कर रहे हो तो इनहेल मेनली करते हो तीन गैसेज को। ठीक है, कौन कौन सी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन याद रख लेना हमेशा हमारे बॉडी में केवल ब्लड में दो गैसेज ऐसी है जो डिजॉल्व होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो सॉरी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन हमारे बॉडी में जाती जरूर है, हमारे बॉडी के लिए वो लाभदायक है, 79% इनहेल करते हैं, लेकिन 79% हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सेल, क्योंकि उसका हमारे बॉडी में तो यूज है लेकिन वो हमारे ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए वह कौन सी गैस है जो रक्त में घुलनशील नहीं होती, तो आप सभी का आंसर आएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस डज नॉट डिजॉल्व इन ब्लड, नाइट्रोजन गैस रक्त में घुलनशील नहीं होती। तो अभी ये आपका बेसिक ही चल रहा है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं, रक्त का प्राकृतिक रंग जो होता है वो पीला होता है, और रक्त के बनने को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। कहीं पे भी अगर फॉर्मेशन आ जाए शब्द लिखा हुआ, तो हमेशा याद रख लेना जो भी आपका आंसर आएगा बाद में क्या आएगा लिखा हुआ, पोइसिस। और कहीं भी अगर पहले फर्स्ट पार्ट में किसी भी शब्द के अगर हिमेटो आ रहा है तो समझ लेना वहां पे किसकी बात हो रही है, ब्लड की बात, क्योंकि वो आपका हीमो मतलब ब्लड होता है, हीमो एक आयस से आया है, हेमेटाइट जो कि एक आयरन। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि आयरन की मात्रा, आपने कभी देखा होगा अगर आपको रक्त की कमी है तो डॉक्टर कहता है कि वो चीज खाओ जो आयरन जिसमें भरपूर मात्रा में। अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, मोर अमाउंट जो आयरन का है वो आपका पाया जाता है किसमें, स्पिनिच, पालक। ठीक है, पालक में। दूसरी अगर मैं बात करता हूं बच्चे, दूसरा आयरन की मात्रा पाई जाती है एप्पल में, सेब में। लेकिन आप कभी भी देखोगे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आपकी रक्त की कमी है तो वो कभी भी पालक खाने के लिए मना करते हैं। क्यों, इसलिए करते हैं बच्चे पालक खाने के लिए मना, क्योंकि जो पालक होता है बच्चे, इस पालक में पाई जाती है, इस पालक में प्रेजेंट होता है, याद रख लेना, ध्यान से सुन लेना, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमारा पाया जाता है, पालक होगी, ठीक है, बैंगन हो गया, है ना, और पालक होगी, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, स्पिनच, ब्रिंजल और टोमेटो, इन तीनों में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड अगर कहीं पे भी ज्यादा मात्रा में है या कहीं पे भी किसी भी अगर वो खाने वाले योग्य पदार्थों में पाया जा रहा है, तो वो आपके बॉडी में क्या बना सकता है, पथरी, स्टोन। तो इसी वजह से अगर आपको पथरी है तो डॉक्टर पालक, टमाटर, बैंगन और चावल खाने के लिए मना करता है, क्योंकि इन सभी में मेनली ऑक्जेलिक एसिड आपके बॉडी में और बढ़ सकता है, तो पथरी और भी ज्यादा होने के चांसेज है। ठीक है, समझ आए सभी को। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, अगर हम बात करते हैं आगे, जो ब्लड होता है, रक्त, रक्त एक प्रकार का क्या होता है, टिश्यू होता है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, कोशिका से। और कोशिका जब, देखो एक फॉर्मेट होता है, सभी ध्यान से सुनना मेरी बात है, सेल, कोशिका, कोशिका से क्या बनते हैं, टिश्यू, उत्तक, और उत्तक से क्या बनते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र,
और अंग तंत्र को नॉर्मली आप क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म से आगे क्या बनता है, पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर बायोस्फीयर, ऐसे बढ़ता जाता है। तो याद रखिए हमेशा सबसे छोटी जो इकाई होती है शरीर की क्या होती है, सेल। सेल मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यू, उत्तक। और उत्तक से क्या बनता है, अंग। और अंग से बच्चे क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम कहते थे जीव। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो बच्चे ब्लड जो होता है वो कैसा टिश्यू होता है, याद रख लेना। यहां से कई क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि बताइए रक्त क्या है एक, तो सबसे पहला आंसर आएगा रक्त क्या है, एक उत्तक होता है। ठीक है, रक्त क्या होता है बच्चे, एक उत्तक होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला ही, ब्लड इज आ टिश्यू। अब पूछा जाएगा रक्त कैसा है, तो याद रख लेना दूसरा क्वेश्चन आएगा रक्त, ब्लड इज आ संयोजी। इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। क्योंकि हमारे जो टिश्यू होते हैं एनिमल्स के, वो 4 टिश्यू होते हैं, वो जब आपको टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तब कराएंगे। अगर देखो, अब देखो यहाँ पे बदलती कहाँ है कहानियां। सभी पढ़ लेते हैं कि चलिए ब्लड इज अ टिश्यू हो गया, रक्त एक उत्तक हो गया, रक्त एक संयोजी उत्तक हो गया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ब्लड इज अ, और ऑप्शन में आपको देखो कनेक्टिव टिश्यू भी दिया हुआ है, ठीक है, और 2-3 टिश्यू के नाम और भी दिए हुए हैं, और आपको ऑप्शन में मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू भी दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहते हैं गतिशील संयोजी उत्तक, या मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू सीधा देता है मोबाइल संयोजी उत्तक। अब मोबाइल का मतलब क्या होता है, तो याद रख लेना हमेशा, तरल। फ्लूइड मतलब होता है क्या, तरल। तरल और कोशिकाएं अगर एक साथ मिल रही है तो बच्चे उसको कहते हैं मोबाइल। इसी वजह से यहां से चौथा क्वेश्चन जो बनता है ब्लड इजा, तो आपका सीधा ये भी आंसर बनता है ब्लड इजा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आप देख रहे हो एक ही लाइन से आपके 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मिल गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या मिला, ब्लड इज अ टिश्यू। दूसरा क्या मिला, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। तीसरा क्या मिला, ब्लड इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब रक्त एक गतिशील संयोजी उत्तक होता है। और चौथा क्या मिला यहाँ से, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। अगर हम आगे बात करें तो याद रख लेना जो ब्लड होता है वो बॉडी का सबसे नरम उत्तक होता है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए शरीर का सबसे नरम उत्तक कौन सा होता है, तो आपका आंसर आएगा रक्त। इसी वजह से रक्त को जो बोला जाता है बेसिस ऑफ लाइफ, इसका मतलब जीवन का आधार। ठीक है, तो जितने भी मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूं वहां से सभी से आप क्वेश्चंस देखोगे पी वाई क्यू, तो आपको मिल जाएंगे या आपके फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, अब सुनिए, अब रक्त क्या होता है, ब्लड इज अ लिविंग, तो याद रख लेना रक्त एक जीवित, ठीक है, ब्लड इज अ लिविंग एंड एल्केलाइन फ्लूइड, है ना। तो रक्त एक जीवित और क्षारीय तरल होता है। ब्लड इज अ लिविंग एंड एल्केलाइन फ्लूइड। अब सुनिए इसको जीवित क्यों बोला गया है, मैंने आपको पहले ही बोला है, जब पिछली स्लाइड में मैं आपको पढ़ा रहा था तो यहीं पे मैंने बताया है कि ब्लड में क्या होती है, गैसेज, और कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मेनली कौन सी होती है, जिसे हम इनहेल करते हैं और जो एज ए रेस्पिरेशन को दर्शाती है। तो जो भी जीव अगर रेस्पिरेशन क्रिया कर रहा है, श्वसन क्रिया कर रहा है, वो कौन सा होता है, लिविंग होता है। और एक चीज हमेशा याद रख लेना कि रक्त का हमारे शरीर में अगर प्रवाह हो रहा है तो वो किसकी सहायता से हो रहा है, ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। याद रख लेना जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर में वो किसकी सहायता से करता है, ऑक्सीजन गैस। समझिए मेरी बात। और जो सब्सटेंसेज होते हैं वो हमारे बॉडी में जो फ्लो करते हैं किसकी सहायता से, ब्लड की सहायता से। अब सुनिए, ब्लड इज अ लिविंग एंड एल्केलाइन फ्लूइड। अब इसको एल्केलाइन क्यों बोले हैं, अब सभी ध्यान से सुनना। इसको एल्केलाइन फ्लूइड इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि आप सभी ने एक पीएच लेवल देखा होगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो देखिए ये एक मान लीजिए मेरे पास पीएच स्केल है 0 से लेकर 14, और मैंने इसमें बीच में दे दिया 7। ठीक है, 7 जो होता है बच्चे, 7 हो जाए एज ए न्यूट्रल। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उदासीन। अगर 7 आपको पता है ये क्या होता है, एच पॉजिटिव, और ये क्या होता है, ओ एच नेगेटिव। अगर कहीं पे भी ओ एच आ रहा है तो वो हमेशा किसको दर्शाता है, बेसिक को। और बेसिक को हिंदी में कहते हैं भस्म।
ठीक है, तो यहाँ पे आगे 7 से 14 की तरफ जाओगे, बेसिक बढ़ता जाएगा, और 7 से अगर 0 की तरफ जाओगे तो H पॉजिटिव अगर कहीं आयन आ रहा है वो होता है एसिडिक अम्लीय। बेसिक को कहते हैं भस्म, एसिडिक को कहते हैं अम्लीय। अब आप देखिए इसको एल्केलाइन फ्लूइड क्यों बोला है? फ्लूइड तो इसलिए बोला है क्योंकि ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। लिक्विड का मतलब होता है जो नेचुरली आपको प्राप्त हो, उसको कहते हैं द्रव। और अगर नेचुरली कोई भी चीज आपको प्राप्त हो रही है, उसमें अगर कोई भी चीज मिक्स भी हो रही है, तो उसको कह देते हैं फ्लूइड। अगर मैं बात करता हूं यहाँ एल्केलाइन क्यों बोलते हैं, तो यहाँ समझने वाली बात यह है क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.35 से 7.45, जो एवरेज होता है 7.4। इसका मतलब बच्चे आपका यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए 7.4 है ना। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये 7.4 है तो ये तो बेसिक बोल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिखवाई भी है, एक्सेप्शन। इसका मतलब मैंने अपवाद में आपको ये लिखवाया भी है कि इसको हम हल्का क्षारीय भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्लाइटली बेसिक। ये क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए ब्लड इज आ, और वहां पे एल्केलाइन फ्लूइड नहीं दिया है, तो वहां पे आंसर आपका क्या होगा, स्लाइटली बेसिक आएगा। अब कैसे होता है स्लाइटली बेसिक, क्योंकि देखो 7 के बाद जो भी आएगा वो हमेशा बेसिक होगा, लेकिन 7.4 है, थोड़ा सा ऊपर ही है, तो इसलिए बेसिक तो है लेकिन थोड़ा सा। अब एक बात और हमेशा याद रखिए यहाँ पे कि जब भी हमने इसको एल्केलाइन फ्लूइड क्यों बोला, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चे, सभी ध्यान दीजिए। एल्केलाइन क्यों बोला? अगर आपसे पूछा जाए वाटर सॉल्यूबल, अगर पूछा जाए वाटर सॉल्यूबल बेसिस को क्या कहते हैं, तो याद रख लेना, पानी में घुलनशील भस्मों को, तो बेटा उसको कहते हैं एल्कली। एल्कली इसका मतलब क्षार। और एल्कली जो होती है बच्चे, ये आपकी कहलाती है स्ट्रॉन्ग बेस, मजबूत भस्म। स्ट्रॉन्ग बेस मजबूत भस्म। इसी वजह से बच्चे याद रखिए इसको हम एल्केलाइन क्यों बोलते हैं। अब इसको समझो, पहली स्लाइड में जो मैंने यहाँ बताया, देखो वाटर है और पानी के साथ क्या आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स। अब जो आप चीज खा रहे हैं वो आपकी एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो जब ये बेस आपका वाटर में डिजोल्व होगा तो बेटा वो क्या बना देगा, एल्केली। और एल्कली जो, ये मेनली केमिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है, बताऊंगा कैसे पूछा है। तो पानी में घुलनशील भस्मों को क्या बोलते हैं, क्षार। इसी वजह से हम ब्लड को क्या बोल देते हैं, एल्केलाइन फ्लूइड। तो देखो जब तक आप बारीकी से चीजों को नहीं समझोगे आपके क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। अब एक बात हमेशा याद रख लेना, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो एक चीज हमेशा याद रख लेना बच्चे, यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं कि जो भी अगर मैं यहाँ पे लिख दिया एल्कली और यहाँ पे लिख दिया मैं बेस, तो याद रख लेना जो सभी एल्कली, ऑल एल्कली, जो भी एल्कली होंगे, जितने भी क्षार होंगे, ऑल एल्कली आर बेस। इसका मतलब सभी क्षार भस्म होते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको रिवर्स कर दूं, ऑल बेस आर एल्कली, तो बेटा यहां पे आ जाएगा नॉट। इसका मतलब सभी क्षार भस्म तो होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होते, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनको ही केवल हम क्या बोलते हैं, एल्केली बोलते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसलिए याद रख लेना, एल्केलाइन फ्लूइड अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ब्लड को क्षारीय तरल क्यों कहते हैं, स्लाइटली बेसिक ही क्यों नहीं कहते शुरुआत में, तो आपका आंसर आना चाहिए कि जो ब्लड होता है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का मिक्सअप होता है। न्यूट्रिएंट्स आपके एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। इसी वजह से जो रक्त होता है उसको एल्केलाइन फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या बोलते हैं बच्चे, एल्कली। या अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी है तो वो भी क्या होता है, एल्कली। अगर आपका एल्केलाइन फ्लूइड नहीं आता है तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले यही है, अगर ये नहीं आता है तो सेकेंडरी आंसर आपका आएगा स्लाइटली बेसिक, लेकिन हिंदी में हमेशा आता है हल्का क्षारीय। ठीक है। अब एक चीज और हमेशा याद रख लेना, पीएच जो होती है इसकी मैं बारे में बताऊंगा सारी चीजें अभी आगे। जो पीएच, रक्त का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ ब्लड, वो हमेशा बच्चे याद रख लेना धमनियों में, है ना, सिराओं से ज्यादा होता है। तो आप जो देखोगे ना, जो आपको नीली नीली दिख रही है यहाँ पे, उनमें जो पीएच होगा ब्लड का वो कम होता है, और जो आर्टरी धमनियां होती है जिनमें शुद्ध रक्त होता है बॉडी में, ठीक है, उनमें क्या होता है, पीएच ब्लड का ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं पीएच की, अब देखो बेटा यहाँ पे जो बच्चा मार खाता है, अगर मैं बात करूं पीएच को क्या कहते हैं, तो याद रख लेना हमेशा पीएच को पोटेंज कहते हैं।
पोटेंज, या इसको कहते हैं लघुआत्मक स्तर, लॉगरिथमिक स्केल, लघुआत्मक स्तर, लॉगरिथमिक स्केल। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि पीएच ऑफ ब्लड क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज और याद रख लेना हमेशा, यहाँ पे मैंने पूछ लिया पीएच ऑफ ब्लड क्या है, तो सब बच्चे ना 7.4 दे देते हैं। बिल्कुल सही है, ये एवरेज है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में 7.4 नहीं है तो याद रख लेना फर्स्ट आंसर ये होगा, सेकंड आपका 7.35 होगा, और फोर आपका होगा 7.45। ठीक है, तो पहला क्या होगा 7। अगर आपसे पूछा जाए पीएच ऑफ ब्लड क्या है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है, क्योंकि ये औसत होता है। औसत का मतलब होता है दोनों को जो वैल्यू है उनको जोड़ देना और जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर देना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये आएगा 14.80, और 2 से अगर डिवाइड करता हूं तो ये आएगा आपका 7.4। तो याद रख लेना हमेशा, सबसे पहले अगर आप पूछा जाए पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है 7.4, अगर वो आपका ऑप्शन में नहीं है तो 7.35 आएगा, और उसके बाद 7.45। अब यहाँ पे बच्चे कैसे घुमा के दे देता है वो, पीएच ऑफ ब्लड तो आपसे पूछ रहा है लेकिन वो आपको ये दोनों वैल्यू दे दे रहा है। तो यहाँ पे कोई गलतियां ना करिए, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं पीएच के बारे में। अगर आपसे मैं बोलूं कि पीएच ऑफ ब्लड क्या है तो आप सभी आंसर दे दोगे 7.4 या 7.34, है ना। लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा दिया, बस उसने पूछ लिया कि बताओ ब्लड का पोटेंज क्या है ना, रक्त का पोटेंज क्या है, पोटेंज ऑफ ब्लड पूछ लिया। तो आधे बच्चे तो यही कहते हैं यार पता नहीं ये क्वेश्चन बनाने वाला भी क्या करता है, क्वेश्चन बनाने वाला कहीं गलत नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाला बिल्कुल सही है। मेन बात है आपके पढ़ने के तरीके, जो आपने पढ़ा है वो आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा है। क्योंकि एग्जामिनर आपको ना एग्जाम में जब क्वेश्चन वो सेट करता है तो वो सिलेबस को अपने माइंड में रखता है, बल्कि ये नहीं रखता कि सामने वाला पढ़ क्या रहा है। ठीक है, वो केवल ये रखता है कि हाँ मैंने जो देना है क्वेश्चन वो सिलेबस से देना है। अब वो कहीं से भी दे सकता है, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करता हूँ पीएच की फुल फॉर्म, इसका मतलब पूरे नाम की, तो बच्चे याद रख लेना पीएच को पहले जो बोला जाता था वो बोला जाता था पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। और आजकल जो बोला जाता है वो बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन का विभव। ठीक है, हाइड्रोजन का विभव। तो यहां गलतियां बिल्कुल ना करे। ठीक है, याद रख लेना हमेशा, अगर फुल फॉर्म पूछ रहा है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन का विभव कहते हैं। और अगर वो उसको क्या कहते हैं, मतलब पीएच को क्या कहते हैं, तो पोटेंज या लॉगरिथमिक स्केल, इसका मतलब ये उसके सेकेंडरी नेम है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ पीएच को किसके द्वारा दिया गया, तो याद रख लेना बच्चे पीएच को जो दिया गया था वो एक डेनिश केमिस्ट था, इसका मतलब एक डेनिश का रसायन वैज्ञानिक था जिसका नाम था सोरन पीटर लॉरिट्स। ठीक है, सोरेनसन। आप अब देखिए यहाँ बच्चा कैसे फंसता है, आपको कोई भी चार ऑप्शन दे देगा, सभी में सोरेनसन तो लिखा रहेगा पीछे, लेकिन बच्चे अगले वाला जो है ना ये एसपीएल, इसके साथ वो घुमा के दे देगा, एसपीएस दे देगा, एसपीसी दे देगा, एसपीडी दे देगा। ठीक है, तो याद रख लेना हमेशा आपको एसपीएल की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, सोरन पीटर लॉरिट्ज। मेनली वो सोरेनसन पूछता है, कितने में दिया था 1909 1909 में दिया था। और बच्चे कहाँ पे दिया था, कार्लसवर्ग लेबोरेटरी, जिसके आपने बहुत सारे गिलास के वेसल्स देखे होंगे, बहुत सारे गिलास के यूटेंसिल्स बर्तन देखे होंगे, और इसकी बियर्स भी आती हैं। तो जो कार्लसवर्ग लेबोरेटरी थी उसमें सबसे पहले पीएच के बारे में पता लगाया था कि पीएच क्या होता है। पीएच होता क्या है, देखो पीएच एक केवल क्या होता है, स्केल होता है। ये बताता है कि एसिड और बेस को, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ पीएच जो होती है ये आपकी चेक किससे होती है, पीएच को चेक किससे करते हैं, तो याद रख लेना हमेशा बच्चे पीएच को चेक करते हैं लिटमस पेपर से। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हो एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो वहां पे एक लिटमस पेपर आता है जो कि चेंज होता है। ठीक है, अगर जिस प्रकार से लिटमस पेपर टर्न होगा उसका जो कलर चेंज होगा, उसी हिसाब से आपको पीएच की वैल्यू आएगी, और उससे आप बताओगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब लिटमस पेपर बनता किससे है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो याद रख लेना बच्चे कि जो लिटमस पेपर होता है ये आपका जो बनता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, ये बनता है लाइकेन से।
ठीक है। अब लाइकेन होता है क्या है? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। एल्गी और शैवाल और कवक जब दोनों मिलती है बच्चे तो क्या बनता है? लाइकेन। तो याद रख लेना, लाइकेन जो है इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। शैवाल और कवक का जब आपस में संशोधित जो रूप होता है उसको क्या कहते हैं? लाइकेन। अब देखो लाइकेन का पहला काम क्या है? लिटमस पेपर को बनाना। और याद रख लेना यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है कि बताइए जो लाइकेन होता है यह और किस में यूज होता है? तो याद रख लेना बच्चे, एयर पॉल्यूशन को भी यही चेक करता है, वायु प्रदूषण को भी ये चेक करता है। ठीक है। तो लाइकेन का क्या काम है? दो काम। सबसे पहला काम क्या है? लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर से आपको किसके बारे में पता चलता है? पीएच वैल्यू कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन रखा हुआ है वो एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है। और साथ में आपका जो लिटमस पेपर है उससे ये भी पता चलता है कि आपके एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है एयर का वो कितना है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में यहीं से फिर आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।